नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मुकेश कुमार नागर। मित्रों, आज हम लोग यहाँ से ये शुरू करते हैं और इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब बात करते हैं पठन कौशल की विधियाँ। आप कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों। बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं शिक्षण विधियों के, काव्य शास्त्र के या हिंदी साहित्य के, इतिहास के, या फिर जो भी आपको मंगवाना चाहते हो और नोट्स मंगवा सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं आज, और ये है हमारा पठन कौशल की विधियाँ। हमारा कौन सा कौशल चल रहा है? ये तीसरे नंबर का सुबो पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना। अब तीसरे नंबर का कौशल चल रहा है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, तीसरे नंबर के कौशल को। और उस कौशल में भी हम लोग पढ़ रहे हैं पठन कौशल की विधियाँ। अब पठन कौशल की विधि कौन कौन सी होती है, तो सारी विधियां यहाँ पर दी हुई है। आपको ध्यान रखना है साथियों, एकदम बढ़िया से बढ़िया नोट्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और मैं दावा करता हूँ, जहाँ पर भी शिक्षण विधियाँ आती है ना, इससे बाहर कोई शिक्षण विधि नहीं जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और आप लोग भी विश्वास कीजिए, ये वादा है मेरा आप लोगों से। बहुत ज़बरदस्त और बहुत खतरनाक नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए मित्रों, अक्षर बोध विधि, जिसको कहते हैं वर्ण बोध विधि, या जिसको वर्ण सम्माननीय विधि, ठीक है। अक्षर बोध विधि कहो या वर्ण बोध विधि कहो या वर्ण सम्मानीय विधि भी कहो, तो ये जो है सबसे प्राचीन है। पहली बात तो जो अक्षर बोध विधि है या वर्ण बोध विधि है, पहली बात तो क्या है, ये सबसे प्राचीन है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है जो ध्यान रखना है। फिर है ये वर्ण प्रधान है, क्योंकि नाम ही क्या है, अक्षर बोध विधि या वर्ण बोध विधि है, तो नाम ही वही है तो वही प्रधान होगा ना भाई। बहुत सिंपल बात है। फिर आगे, पहले वर्णमाला में एक एक वर्ण का ज्ञान, धीरे धीरे दीर्घतर शब्दों का पठन, फिर वाक्यों का पठन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अक्षर बोध विधि में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्णों का ज्ञान करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये कहता है साहब कि वर्णमाला का ज्ञान करते हैं, फिर हम लोग कंप्लीट वर्णमाला का ज्ञान करते हैं। फिर धीरे धीरे हम किस पे आते हैं, शब्द पर आते हैं। फिर धीरे धीरे किस पर आते हैं, वाक्यों पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये चेन इसकी चलती है। तो अक्षर बोध विधि या फिर वर्ण बोध विधि, बोध का मतलब ज्ञान, तो सबसे पहले हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अक्षर बोध विधि में, वो वर्णों पर करते हैं, फिर पूरी वर्णमाला पर करते हैं, फिर शब्दों पर आ जाते हैं, फिर बड़े बड़े शब्द, दीर्घ दीर्घ शब्द आ जाते हैं, फिर वाक्य पर हम लोग आ जाते हैं। तो यह है अक्षर बोध विधि। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दूसरी विधि आती है पद पद्धति, जिसको कहते हैं देखो और पढ़ो विधि। दूसरी विधि क्या है, देखो और पढ़ो विधि या फिर पद पद्धति विधि। इसमें क्या होता है, चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान। और ये विधि जो है पूर्व प्राथमिक, जिसे हम कहते हैं नर्सरी, LKG, HKG, ये इनके अंदर जो है ना, इस विधि का बहुत बड़ा उपयोग है। देखो और पढ़ो, चित्रों के माध्यम से बच्चे को क्या है, जैसे अ लिखा हुआ है तो वहाँ पर अनार का चित्र बना हुआ है, तो इस तरह से चित्र के माध्यम से उसको सिखाया जाता है। पठन हम सिखा रहे हैं ना, पढ़ना सिखा रहे हैं, तो पठन में तो फिर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पद पद्धति भी कहते हैं इसको, या फिर देखो और पढ़ो विधि भी कहते हैं। तो इसमें चित्रों का उपयोग किया जाता है वर्णों के साथ, ठीक है, शब्दों का ज्ञान होता है। और ये विधि देखो और पढ़ो जो विधि है, वो पूर्व प्राथमिक स्तर हेतु बहुत उपयोगी है। कहने का मतलब ये नर्सरी, LKG, HKG में बहुत उपयोगी है, पूर्व प्राथमिक में। अगली विधि आती है पठन कौशल की वाक्य पद्धति। वाक्य पद्धति जो है पठन कौशल की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो याद रखना, वाक्य पठन कौशल में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वाक्य पद्धति विधि है, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे, वाक्यों के आधार पर पठन, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त पदों का
पूर्व ज्ञान आवश्यक है। इसमें वाक्यों के आधार पर पढ़ा तो जाता है, लेकिन उसका पूर्व ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है पठन कौशल की। आगे है 4th नंबर पर कथा पद्धति। कथा पद्धति मतलब या कथा विधि के दो या कथा पद्धति के दो एक ही बात। सुनी हुई कथा को भाषा के माध्यम से सरल शब्दों में सुनाया जाता है। कोई भी जो कहानी होती है, कोई भी कथा होती है, वो सुनी हुई होती है पहले से, और उसको सरल शब्दों में बच्चों को क्या किया जाता है, सुनाया जाता है। तो ये कथा पद्धति हो जाती है। वाक्य छोटे छोटे, पद परिचित, यहाँ शिक्षक कथा संबंध चित्रों का प्रयोग भी करता है और उससे संबंधित चित्र भी बताता है यहाँ पर शिक्षक। अब यहाँ पर बात आती है अधम पाठक एवं श्रेष्ठ पाठक के लक्षण क्या क्या होते हैं। अधम पाठक थोड़ा कमजोर और श्रेष्ठ पाठक जो अच्छा पढ़ने वाला है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो ये देखना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले अधम पाठक के लक्षण क्या क्या होंगे, देखो, गद्य को भी गीत रूप में पढ़ना, फिर है अत्यंत तीव्रता से पढ़ना। अधम का मतलब होता है कमजोर, कमजोर पढ़ने वाला, तो गद्य को भी गीत रूप में पढ़ना, फिर अत्यंत तीव्रता के साथ पढ़ना, फिर है पढ़ते समय सिर को हिलाना, मतलब एक गलत लक्षण है कुल मिला के बात ये। फिर है लेखन मुद्रण के दोषों को सोचे विचारे बिना, जैसा लिखा हुआ हो उसको वैसा ही पढ़ना, बिना सोचे विचारे। फिर है अर्थ को बिना जाने ही बोलना। फिर है अल्प कंठ से धीरे धीरे पढ़ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जो कमज़ोर पढ़ने वाला होता है, जो अच्छा नहीं पढ़ता, उसे अधम पाठक कहते हैं। और उसके बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जो इन लक्षणों का वो उपयोग करता ही करता है। गद्य को भी गीत की तरह पढ़ देगा, ऐसे कर देगा, फटाफट फटाफट पढ़ देगा। फिर है अत्यंत तीव्रता से पढ़ता है। अरे जब अत्यंत तीव्रता से पढ़ेगा तो ऐसा लगता है ना जैसे गीत ही गा रहा हो। फिर अपन कहते यार गीत गा रहा है क्या, अपन जो पढ़ रहा हो तो कहते हैं ना गीत गा रहा है क्या, वही वाली बात है। फिर यहाँ पर पढ़ते समय बहुत सारे सिर को हिलाते हैं इस तरह से, तो बहुत सारे सिर को हिलाएंगे। तो ये भी सारी चीज़ें जो है ना गलत है। पढ़ते समय इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर वो अर्थ को भी नहीं समझेगा, बिना अर्थ को समझे पढ़ रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, अल्प कंठ से धीरे धीरे इस तरह से करता रहेगा, तो ये गलत है। तो ये चीज़ें जो है अधम पाठक की बात। अब जो श्रेष्ठ पाठक होता है, जो अच्छा पढ़ने वाला होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं उनको भी हम लोग जानते हैं। श्रेष्ठ पाठक के लक्षण क्या क्या है। श्रेष्ठ पाठन में मधुरता होती है। जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वो बहुत मधुरता के साथ पढ़ता है। दूसरा है अक्षरों की बहुत स्पष्टता होती है, अक्षरों की अभिव्यक्ति होती है, पदों में थोड़ा सा अंतर आता है, विच्छेदन होता है, अच्छा उसका स्वर होता है और अच्छी उसमें धीरता, लय, ताल, सुर, ये सब उसके अंदर देखे जाते हैं जो श्रेष्ठ पाठक होता है। अब पठन कौशल के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर जो पठन कौशल के उद्देश्य है उनको देखो। पठन कौशल के उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य है विविध शैलियों में पढ़ने की क्षमता का विकास। मतलब अलग अलग शैली में अलग अलग तरीके से जब वो पढ़ सकता है, ऐसी क्षमता का विकास उसके अंदर होता है। मतलब वो अलग अलग तरीके से उसको पढ़ सकता है, ये उसको बताया गया है विविध शैलियों में पढ़ने की क्षमता। यानी कि जो पठन कौशल है उसका उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग तरीके से पढ़ सकता है। फिर है भावानुकूल शब्दों एवं वाक्यों को विभाजित करके पढ़ने का कौशल विकसित करना। मतलब जो भी चीज़ पढ़ रहा है उसको भाव के अनुकूल पढ़ना, वाक्यों को तोड़ के पढ़ना, वाक्यों में विभाजित करके उसको पढ़ना। कुल मिला के बात यह है कि समझ करके पढ़ना या अर्थ ग्रहण करना। कुल मिला के बात यह है साथियों। अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में। तीसरा यहाँ पर आता है, तीसरा देखो, अब है स्वतः अर्थ ग्रहण एवं सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता व स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास
पठन कौशल वाले के अंदर ये आ ही जाता है। स्व अध्याय प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, अर्थ ग्रहण करने की उसकी रुचि बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है। ग्रामर का भी उसको ज्ञान होता है, तो ग्रामर में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सहित शब्दों का विश्लेषण कर पढ़ने की योग्यता उसके अंदर विकसित हो जाती है। फिर है पढ़कर के अर्थ ग्रहण करने की योग्यता भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जो पठन कौशल में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, ये चीज़ें पठन कौशल के जो लक्षण हैं, श्रेष्ठ पाठक के जो लक्षण हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत देखी जाती है। अब आगे है पठन कौशल के क्या क्या लाभ होते हैं। ज्ञान का विस्तार होता है, याद रखना इनको। पठन कौशल के लाभ, ज्ञान का विस्तार होता है, विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विषय ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवहार में दक्षता वृद्धि होती है, बोध ग्रहण यानी कि ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण वो कर सकता है। तो पठन कौशल के क्या क्या लाभ हैं? ज्ञान का विस्तार, विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण, विषय ज्ञान में वृद्धि, विषय का ज्ञान बढ़ जाता है, व्यवहार में दक्षता की वृद्धि हो जाती है, व्यवहार उसका अच्छा होता है, बोध ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण वो अच्छे से करने लग जाता है। तो ये पठन कौशल के लाभ हैं। अब अगला आता है हमारा लास्ट, वो है 4th नंबर का हमारा है लिखना या लेखन कौशल। 4th नंबर का कौन सा है? लेखन कौशल आ जाता है साथियों। अब यहाँ पर देखो, लेखन कौशल में लेखन कौशल 4th नंबर का कौशल है, जिसमें आपने मैंने बताया था ना आपको, शुभोपल्ली। क्या बताया था? शुभोपल्ली बताया था। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, 3 तो हो ही गए। अब आता है लेखन कौशल यानी कि लिखना। तो लेखन कौशल मतलब लिखना, लिख करके क्या करना? अर्थ ग्रहण करना। ये वाले पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना होता है, और पढ़ने के बाद में यहाँ पर बोल करके अर्थ ग्रहण करना, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, और लिख करके अर्थ ग्रहण करना। ये चारों में अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। अर्थ ग्रहण करना हर किसी में नहीं आता है, तो इन सभी के उद्देश्य अलग अलग हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनको ध्यान रखिएगा, इन चारों के उद्देश्य अलग अलग हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिख करके और बोल करके तो क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है, और पढ़ करके और सुन करके अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये मैंने बता दिया, आप इसको ध्यान रखना। अब यहाँ लिखने का जो उद्देश्य होता है वो क्या है? लिख करके अभिव्यक्त करना, मतलब सामने वाले को बताना। अब पहली बात है, भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन होता है। हम लोग जो बोल रहे हैं उसको लिखना ही क्या है? लेखन है। उसको लिपि में, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने लिखा, इसका मतलब लिपिबद्ध किया मैंने उसको, भाषा को मैंने लिपि के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया, अभिव्यक्त किया, तो उसे ही लेखन कहा जाता है। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। भाषा की जो स्वरूप है उसको स्थायित्व देना। लेखन कौशल में वर्तनी का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप लिखोगे और आपकी वर्तन ही अशुद्ध है, आपके लिखने का तरीका अशुद्ध है, तो फिर आपका गलत है, वो लेखन कौशल अच्छा नहीं है। तो वर्तनी का बहुत महत्व है। लेखन के द्वारा अक्षर, ठीक है, लेखन के द्वारा अक्षर, शब्द, वाक्य के स्वरूप का ज्ञान भी होता है। अब है लिखना सिखाने की विधियों का वर्गीकरण। अब लिखना सिखाने की विधियां कौन कौन सी है, इनका पूरा वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। तो मित्रों आप इनको अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन सी है विधियां। लेखन कौशल की विधियों का वर्गीकरण। लेखन कौशल की विधियों का वर्गीकरण, सबसे पहले विधि आती है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में, अनुकरण विधि भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, जबरदस्त नोट्स हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है नागर सर का। अनुकरण विधि जो है वो 2 प्रकार की विधि होती है। सबसे पहले होती है रूपरेखा अनुकरण विधि, और दूसरी है साथियों स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब अनुकरण विधि भी 2 प्रकार की है, एक तो कौन सी है? रूपरेखा अनुकरण विधि, दूसरी कौन सी है? स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो रूपरेखा अनुकरण विधि में क्या होता है? कुछ जो मुद्रित पुस्तिकाएं, कुछ छपी हुई पुस्तिकाएं ऐसी होती है जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं। क्या होता है इनमें?
कोई भी जो अक्षर या जो वाक्य होता है वो बिंदु रूप में लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अ लिखा हुआ है, तो ये जो रूपरेखा अनुकरण विधि है ना, उसमें क्या होता है कि जो अ है ना वो कैसे लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों का देखा होगा, तो ये बिंदु रूप में लिखा होता है। फिर बच्चा क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, इस रूपरेखा का अनुकरण करेगा। फिर वो इस पे क्या फेरेगा, इस तरह से पेन फेरता है या फिर पेंसिल फेरता है, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे रूपरेखा अनुकरण विधि। समझ में आ गई क्या? लिखने में रूपरेखा अनुकरण विधि मैंने आपको समझा दी है। तो बिंदु रूप में लिखे होते हैं, छात्र उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फेरता है और अभ्यास करते अक्षरों या शब्दों को लिखना वो सीख जाता है। ये होती है रूपरेखा विधि। तो मैंने बता दिया, बिंदु रूप में लिखे होते हैं, उनके ऊपर बालक क्या करता है, पेंसिल फेरता है, पेन फेरता है, हो जाता है काम। अब आती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो स्वतंत्र अनुकरण विधि में क्या होता है, उसमें अब पूरा लिखना होता है, उसमें कोई बिंदु बिंदु नहीं होते, वो पूरा लिखना होगा, ठीक है ना। अध्यापक श्याम पट पर या फिर स्लेट पर या अभ्यास पुस्तक अक्षर लिख देता है, मतलब उसने पूरा अ लिख दिया इस तरह से, तो बच्चा उसके नीचे अ लिखेगा, वैसा का वैसा ही लिखेगा। अब यहां पर अनुकरण नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र बात है, उसके ऊपर कुछ नहीं करना आपको, आपको अलग से लिखना है। तो ये स्वतंत्र अनुकरण विधि हो जाती है, इस तरह से लिख देता है और बालक से कहता है कि वह नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर लिखे। तो ये होती है स्वतंत्र अनुकरण विधि, ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं है। अब आती है सेकंड नंबर पर। पहली विधि कौन सी होगी, लिखना सिखाने की जो विधियां हैं उनका वर्गीकरण मैंने बता दिया। सबसे पहले हमने अनुकरण विधि पढ़ी। अनुकरण विधि में भी हमने सबसे पहले रूपरेखा अनुकरण विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब आती है मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि आती है मेरे साथियों, मोंटेसरी विधि आती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं मोंटेसरी विधि को। अच्छा लग रहा होगा मेरे हिसाब से यार, बढ़िया ही चल रहा है। अब बाकी तो आप लोगों का प्यार है, आप किस तरह से देखते हो। हम तो छोटे मोटे इंसान हैं साहब, बड़े नाम हमारे नहीं हैं। लोग तरह तरह के कमेंट भी करते हैं कि सर, और गलत कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, करने दो, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं देखो। पर क्या सोचना, अपना जो काम है उसे ईमानदारी के साथ करते जाएं, मेहनत करते जाएं और फल ज़रूर मिलता है। भगवान ने भी गीता जी में यही बात कही है, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर फल की इच्छा हम ज़्यादा रखते हैं ना, तो फिर वो फल जो है ना दूर दूर भगता है हमसे। तो यही है, बाकी तो भगवान ही जाने अब क्या है क्या नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो गलत होगा, अगर मैं सही हूँ तो सही होगा, ये वाली बातें हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब आती है यहाँ पर लिखना जो कौशल है उसके वर्गीकरण विधियों का हम लोग कर रहे हैं। तो मोंटेसरी विधि को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब मोंटेसरी विधि क्या होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, मोंटेसरी विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा मोंटेसरी विधि क्या है। इस विधि में ध्यान रखना साथियों, आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ तीनों से सहायता ली जाती है। बहुत ढंग से याद रखना, मोंटेसरी विधि में क्या किया जाता है, आँख, कान और हाथ तीनों से सहायता ली जाती है। बालक पहले अक्षरों को देखता है। मोंटेसरी विधि की बात बता रहा हूँ, मोंटेसरी विधि मोंटेसरी नहीं करी थी, मारिया मोंटेसरी। तो पहले ये कहती है कि बालक अक्षरों को क्या करता है, देखता है, फिर उनकी ध्वनियों को कानों से सुनता है। पहले देखता है, फिर उनकी ध्वनियों को, उनकी आवाज़ को कानों से सुनता है, फिर रेग माल आदि से अक्षरों पर उंगली फेरता है और फिर वो अपने हाथों का यूज करता है, अक्षरों पर उंगली फेरता है, ठीक है। इस प्रकार वह अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उनको लिखना सीख जाता है। तो मारिया मोंटेसरी क्या कहती है कि हमारी जो है आँख, कान और हाथ,
ये बहुत यूज आते हैं लिखना सीखने में। तो सबसे पहले वो कहती है कि बालक जो है ना अपने आँखों से उन अक्षरों को देखता है, फिर उनकी ध्वनियों को सुनता है, फिर उनको उंगलियां फेरता है, मतलब हाथों का यूज करता है, और फिर वो लिखना सीख जाता है। ऐसा मारिया मोंटेसरी अपनी विधि में यानी कि मोंटेसरी विधि में बताती है। तो ये है मारिया मोंटेसरी विधि। तो मारिया मोंटेसरी विधि में आँख, कान और हाथ तीनों का बहुत यूज होता है, तीनों की सहायता बहुत ली जाती है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आती है पेस्टोलॉजी विधि। कौन सी विधि आती है मेरे मित्रों? पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होता है? इस विधि में वर्गों की आकृति को खंड खंड करके, जो वर्ग होते हैं उनकी आकृति को क्या किया जाता है? खंड खंड कर दिया जाता है, उनका अभ्यास कराया जाता है। जैसे क लिखा हुआ है, तो ये जो क है ना, ऐसे ये जैसे क है तो एक डिब्बा तो इस तरह का वाला, यानी कोई लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के होते हैं ना, तो एक डिब्बा इस तरह का पड़ा होगा आपके पास, एक डिब्बा इस तरह का, एक डिब्बा इस तरह का, एक डिब्बा इस तरह का। तो इन सभी को फिर जोड़ा जाता है। ये अलग अलग कर दिए जाते हैं, फिर वो उससे कहेंगे कि बता, फिर वो क्या करेगा? इस तरह से इसको रखेगा, फिर इसको रखेगा, फिर इसको जोड़ेगा, फिर इसको जोड़ेगा, तो इस तरह से वो क बनाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, जो फेस्टोलॉजी विधि है उसमें कोई भी अक्षर होता है तो उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं, फिर उनको वो जोड़ता है। तो ये है फेस्टोलॉजी विधि। तो यहाँ पर इसी तरह क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया भी है उदाहरण देख करके, फिर 0 0 फिर व फिर क इस तरह से वो बना देगा। तो ये सारी चीज़ें फेस्टोलॉजी विधि में होती है। मैंने समझा दिया आपको, मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। अध्यापक तख्ती पर, स्लेट पर, श्याम पट पर या बालक की अभ्यास पुस्तिका पर ऐसे खंड बना देता है और बालक उन्हें देख देख करके लिखता है। कई सुलेख की पुस्तिकाओं में ऐसे खंड बने होते हैं। ठीक है, या तो प्लास्टिक वाले टुकड़े आते हैं और या तो फिर नहीं आते हैं तो स्लेट पर, बोर्ड पर या उसकी पुस्तिका पर ऐसे बना देता है, फिर उनको वो जोड़ देता है। तो यहाँ पर ये विधि होती है। साथियों, जैक्टोट विधि भी इंपॉर्टेंट है। लेखन कौशल में जैक्टोट विधि का बहुत महत्व है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि का अनुमोदन सबसे पहले जैक्टाट नामक शिक्षा शास्त्री ने किया था। इस विधि का अनुमोदन सबसे पहले किसने किया था? जैक्टाट नामक शिक्षा शास्त्री ने किया था। इसमें बालक, अब इस विधि में क्या होता है? इसमें बालक स्वयं संशोधन करता है, बालक स्वयं चेंज करता है। इस विधि में जब बालक लिखता है तो स्वयं ही क्या करता है? चेंज करता है, संशोधन करता है। बालकों ने जो पाठ पढ़ा होता है उसका कोई वाक्य अध्यापक लिख करके देता है, बालक अनुकरण करके एक एक शब्द को लिखता है और मूल से मिलाकर देखा जाता है। यदि कोई अशुद्धि हो तो उसे ठीक कर लेता है। इस प्रकार शब्दों का मिलान करता हुआ पूरा वाक्य लिखने का यहाँ पर अभ्यास करता है। तो जैक्टोट विधि में क्या है कि बालक अध्यापक के द्वारा कोई भी वाक्य दिए जाते हैं, वो वाक्य जो है थोड़े से उनमें शब्द इधर उधर कर देता है, फिर उनको वो क्या करता है? जोड़ता है, फिर शब्दों को जोड़ करके सही वाक्य बनाता है। अगर उनमें कोई अशुद्धता है तो उनको शुद्ध करता है। तो यही जैक्टोट विधि होती है साथियों। ठीक है, मेरे हिसाब से लेखन कौशल की विधियां आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने अनुकरण विधि, फिर मारिया मोंटेसरी विधि, फिर पेस्टोलॉजी विधि और फिर उसके बाद में जैक्टोट विधि। मैंने सारी विधियां आप लोगों को लेखन कौशल की कंप्लीट बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं, सुलिपि या सुलेख क्या होता है? लेखन कौशल में सुलिपि या सुलेख का बहुत बड़ा महत्व है भाई। सुलिपि या सुलेख क्या होता है? यानी कि पहले एक लाइन लिखी होती है और उसके जैसी लाइन हमें लिखना होता है। अच्छा लेखन जिसको कहते हैं। सुलेख मतलब सुलिपि कह दो या सुलेख कह दो, एक ही बात है। अच्छा लेखन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा लेख या अच्छे व्यक्तित्व, अच्छा लेख या अच्छा व्यक्तित्व यहाँ पर होता है। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई है और आप लोग इनको अच्छे से ध्यान भी दीजिए। देखो, सुलेख, अच्छा लेख अच्छे व्यक्तित्व का घोतक होता है। मतलब आप अच्छा लिख रहे हो, इसका मतलब वो अच्छे व्यक्तित्व का घोतक है। लेख में सुधार का तात्पर्य है व्यक्तित्व में सुधार।
अच्छा लिखा मतलब व्यक्तित्व का भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। सुलेख जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। छात्रों के लिए इतना महत्व और भी अधिक है। परीक्षा में सुलेख यानी कि अच्छा लेखन लिखने पर अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। खराब लेख से कम अंक प्राप्त होते हैं। प्रेक्षक की दृष्टि सर्वप्रथम सुंदर लेख की ओर ही जाती है। तो अच्छा लेखन अच्छा ही होता है और अच्छा ही वो हमें देता है। तो सुलेख तो होना ही चाहिए भाई, सुलेख तो होना ही चाहिए। अच्छा लिखना तो आपको पड़ेगा। अब आगे बात आती है यहाँ पर, उच्च सरकारी पद प्राप्त करना हो, किसी व्यवसायिक संस्था में प्रवेश पाना हो, सर्वत्र सुलेख को ही महत्व दिया जाता है। सुलेख के कारण पारस्परिक संबंध भी मधुर बनते हैं। महापुरुषों में ने सदैव सुलेख का ही गुणगान किया है। गांधी जी कहा करते थे कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। तो ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखना। अब आता है अध्यापक और सुलेख का क्या महत्व है। अध्यापक को सुलेख संबंधी समस्त नियमों की जानकारी और उसके उपयोग में सतर्कता रखनी आवश्यक है, अन्यथा बालक की सुलेख संबंधी दुर्बलता उसे जीवन भर दुख देगी और अपने बुरे लेख पर जीवन भर वो पछताता रहेगा। इसलिए अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जो क्लास 1 से 5 तक के जो अध्यापक हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको सुलेख करवाना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, क्योंकि फिर अगर उसका ये सारी चीज़ें नहीं सुधरी ना, उसका लेख खराब है, वो अच्छा नहीं लिख पाता है, बहुत गलतियां लिखता है, तो जीवन भर उसके लिए ये दुख है साथियों। अब सुलेख की क्या परिभाषा है? अगर यहाँ इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो सुलेख का अभिप्राय है सु प्लस लेख अर्थात अच्छा लेख। सिंपल सी बात है, ये हम लोग समझते भी हैं। अच्छे लेख का आशय वह है लिखावट है। अच्छे लेख का आशय क्या? लिखावट है, जो अच्छे ढंग से लिखी गई हो, जो अच्छी प्रकार से पढ़ी जा सके और जिसे अच्छी प्रकार से समझा जा सके। जैसे लड़ी में पिरोए हुए मोतियों में चमक होती है, अनुपात होता है, संगठन होता है तथा कला होती है, उसी प्रकार सुंदर लेख में भी क्या होता है? आकर्षण होता है, कला होती है, संगठन होता है। तो सुलेख का महत्व बहुत ज़्यादा है भैया। तो सुलेख मतलब अच्छे से होना चाहिए, आपका लेखन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी राइटिंग, कुल मिला के बात यही कहना है, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अक्षरों की बनावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से मोती जब उस धागे में पिरोया जाता है तो उसकी सारी चीज़ें बढ़ जाती है, उसी तरह से कॉपी पर जब लिखा जाए तो उन शब्दों का महत्व बढ़ जाए। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुलेख के उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर देखो भाई, सुलेख का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। देखो, सुलेख का उद्देश्य क्या क्या है, उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। सुलेख है, उसका उद्देश्य क्या है? सुलेख के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए? बालक आकर्षक और सुडोल अक्षर लिखे, बहुत अच्छे से लिखे शब्दों को। बालक के हाथ, मस्तिष्क और हृदय में समन्वय होना चाहिए, वो लिख क्या रहा है और सोच क्या रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। छात्रों को इंद्रिय शिक्षण भी देना चाहिए। बालक में सौंदर्य अनुभूति की भावना जागृत हो, अच्छा सोचेगा तो अच्छा लिखेगा। छात्रों के जीवन में सुव्यवस्था आएगी, इस चीज से विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हो जाता है। छात्र सुंदर और सुपाठ्य लिखते समय समुचित गति का निर्वाह कर सके। जब वो अच्छा लिखना सीख जाता है तो अच्छा ही लिखेगा और फिर उसमें क्या होगा? वो सुपाठ्य यानी कि अच्छा लिखेगा तो उसे अच्छी तरह पढ़ भी सकेगा और गति का उपयोग भी सही से कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें। यही सुलेख की सबसे मुख्य बात होती है। बैठने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ये भी इसमें बहुत महत्व। लिखने में तो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं भैया, बैठने का तरीका भी आपका
अच्छा होना चाहिए अगर आप सीख रहे हो तो। बैठने का तरीका आपका अच्छा हो, बैठने के ढंग का भी लिखने पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बालक सीधा बैठे, झुके नहीं। लिखते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। चाहे बालक अपने आगे पड़ी चौकी या कॉपी अथवा तख्ती रखकर लिखे, चाहे वीरासन की स्थिति में घुटनों पर कॉपी या तख्ती रख करके लिखे, उसकी आंखें कॉपी और तख्ती के 1 फुट दूर अवश्य होनी चाहिए। कलम को ठीक ढंग से पकड़ना, प्रारंभ में बालकों से सरखंडे की कलम से ही लिखवाना चाहिए। कलम या लेखनी 45 अंश पर कटी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा कलम पकड़ने का ढंग भी ठीक होना चाहिए, इससे लेख की सुंदरता और गति आती है। ये पढ़ने वाली चीज़ें फटाफट में पढ़ रहा हूँ इनको। अक्षरों की सुंदरता तथा सुडोलता कैसी होनी चाहिए? सुंदर तथा सुडोल अक्षरों से तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ण का ठीक ठीक अनुपात होना चाहिए। अक्षर बहुत छोटा या बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, न बड़े रूप में लिखा जाए न छोटे रूप में। लेख सुंदर हो इसके लिए नीचे लिखी बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो लेख सुंदर होने के लिए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए ये भी यहाँ पर बताया गया है। देखो कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान देना है अच्छे लिखने के लिए। कागज़ के दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर कुछ स्थान छोड़ करके लिखना चाहिए। शब्दों के बीच में कम से कम 1 अक्षर जितना अंतर होना चाहिए। 2 पंक्तियों के बीच में कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। अक्षर सीधे खड़े रूप में लिखने चाहिए, यूँ ऐसे तिरछे तिरछे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ऐसे अगर ऐसे लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, सीधे लिखो, एकदम सीधे लिखो, ठीक है। तो फिर सुंदर लेख अपने आप आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर आता है सुलिपि या सुलेख की विशेषताएं क्या क्या होती है। जो कुछ लिखा जाता है वो सुंदर और आकर्षक होता है। अक्सर सुडोल और अनुपात भी उनका समान होना चाहिए। जितने 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 डिस्टेंस में हम लोग शब्द लिखते हैं उतने में ही लिखें सारे लेख, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जो कुछ भी लिखा जाता है वह स्पष्ट होने के कारण अच्छे प्रकार से पढ़ा जा सकता है। अक्षरों का झुकाव दाहिनी ओर या बाईं ओर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। पंक्तियां टेढ़ी नहीं होनी, सीधी होनी चाहिए। समान रूप वाले अक्षर जैसे य भ और म और ध और घ सुपाठ्य लिखे जाने चाहिए। इनको अंतर पता लगे कहाँ ये ऐसा है। फिर है 2 शब्दों के बीच या 2 पंक्तियों के बीच तथा अनुच्छेदों के बीच थोड़ा सा अंतर भी होना चाहिए, उचित अंतर होना चाहिए। अब सुलेख या सुलिपि संशोधन की क्या बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। सुलेख या सुलिपि संशोधन में अध्यापक छात्रों के सुलेख कार्य या संशोधन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखें। ये अध्यापक के लिए बताई गई है। ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती है इनको भी जानना बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। अब क्या क्या बातें हैं जिनको जान लेते हैं। देखो, यथासंभव विद्यार्थियों के सुलेख कार्य का संशोधन उनके सामने ही किया जाना चाहिए। उनके सामने करोगे ना तो उनको भी पता लगेगा कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते। दूसरा है अशुद्ध लिखे गए शब्द या अक्षर को अध्यापक कॉपी के हाशिए में अथवा अक्षर के पास ही सही लिखें, उससे उन छात्रों का भी अच्छा हो जाएगा। संशोधन के लिए अध्यापक की कलम छात्र के कलम के अनुपात की हो, मतलब उसके अनुपात में होनी चाहिए, लगभग वैसी होनी चाहिए। फिर है शुद्ध अक्षर पर लाल स्याही के कलम द्वारा लिखकर संशोधन करना चाहिए। अगर उसने नीली से लिखा है तो तुम लाल से लिखो ताकि पता लगेगा ना इसको ऐसे लिखते हैं। उचित उत्तम विधि है, इससे बालक को ये विदित हो जाएगा कि उसके अक्षर की बनावट में कहाँ त्रुटि है। इसके बाद में आता है सुलेख का मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं। सुलेख के मूल्यांकन में इन 2 बातों पर हमें ध्यान रखना होता है। सुलेख मूल्यांकन के 2 बातें हैं। एक तो है लेख की गति कैसी है, वो कितनी स्पीड से लिखता है। दूसरे लेख की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना। तो 2 बातें याद रखना है सुलेख मूल्यांकन में। एक तो वो कितनी स्पीड से लिख सकता है और उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता कितनी अच्छी है, वो कितना शुद्ध लिखता है, अक्षर कैसे बनाता है, अक्षरों में कितना गैप है, अनुपात कितना है दोनों में। इस तरह की सारी बातें वहाँ पर, कितना अच्छे से वो शब्दों की बनावट कर रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। अब आता है साथियों यहाँ पर अनुलेख वाली बात आ जाती है। अनुलेख जिसको अनुलिपि भी कहते हैं, अनुलेख या जिसको हम लोग क्या कहते हैं अनुलिपि कहते हैं। देखो,
अनुलेख या अनुलिपि, साथियों याद रखना ये सारी बातें जो है ना, सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है, ये पूछा जाता है प्रश्न, इनमें क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना अनुलेख या फिर अनुलिपि क्या होती है साथियों, बालक बालिकाओं द्वारा अध्यापक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा का वैसा अनुकरण करना। जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों ने इसी के नीचे इसी वाक्य को लिख दिया, तो यह है अनुलेख। यानी कि अध्यापक के द्वारा जैसा लिखा गया है उसको वैसा का वैसा ही छाप देना, तो यह होता है अनुलेख या अनुलिपि। समझ गए यहाँ तक। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक तख्ती या कॉपी पर अक्षर या शब्द लिख देता है और बालक उसे देख देख करके ठीक वैसा ही लिखने का प्रयास करता है। बालक अक्षर या शब्द उतने ही बड़े लिखता है जितने कि अध्यापक ने लिखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा है। अब आगे, वर्तमान काल में अनुलिपि के लिए मुद्रित पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हो जाती है। इन पुस्तिकाओं में ऊपर की पंक्ति में सुंदर सुडोल और समानुपाती बड़े बड़े अक्षर, शब्द या वाक्य मुद्रित होते हैं। बालक नीचे की पंक्तियों में इसकी अनुलिपि करता है या उनको लिखता है। आजकल तो प्रिंटेड आ जाती है सारी चीज़ें, पहले अध्यापक लिखता था फिर वहाँ पर बालक लिखता था, तो उसे कहते हैं अनुलिपि या अनुलेख। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जब बालक अनुलिपि कर रहे हो तब अध्यापक को उनकी सहायता इस ढंग से करनी चाहिए। जब बालक उसको अनुलिपि या अनुकरण कर रहा हो उस अनुलेख का, तो फिर अध्यापक को क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए या क्या सहायता करनी चाहिए अध्यापक को, तो यहाँ पर बताया गया है साथियों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या सहायता करनी चाहिए। बालक ठीक ढंग से बैठे, अध्यापक को देखना चाहिए ढंग से बैठा या नहीं बैठा। फिर है उनका कलम पकड़ने का ढंग ठीक है या नहीं है, ये अध्यापक को देखना है। फिर है अच्छा लिखने वालों की प्रशंसा करनी चाहिए, जो बालक अच्छा लिखता है उसकी प्रशंसा करें ताकि दूसरा विद्यार्थी भी मोटिवेट हो। फिर अगला है जो बालक अशुद्ध लिख रहे हो उसकी अशुद्धियां साथ के साथ ठीक करवा ली जाए। जो बालक अशुद्ध लिख रहा है उसको बुलाएं और उसकी अशुद्धियों को ठीक करवाएं। तो ये अध्यापकों के लिए बहुत जरूरी है। जब बालक अगर यहाँ पर अनुलिपि या अनुलेख कर रहा हो तो अध्यापक का बहुत जरूरी है कि उनके साथ इन सब बातों को जो है अध्यापक ध्यान रखे। अब आता है साथियों यहाँ पर प्रतिलिपि या फिर प्रतिलेख। प्रतिलिपि कहो या प्रतिलेख कहो, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं साथियों, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है, ये अनुलेख, प्रतिलिपि, प्रतिलेख, सुलेख, इनमें से एक प्रश्न आता ही आता है। आप इनका ध्यान रखना प्लीज़, गलत मत करना इन चीज़ों को, ठीक है। देखो यहाँ पर अब प्रतिलिपि या प्रतिलेख क्या होता है। प्रतिलिपि क्या है, प्रतिलिपि अनुलिपि का ही एक विकसित रूप है, बिल्कुल सही बात है। अनुलिपि और प्रतिलिपि में क्या अंतर है इसको जान लीजिए। अनुलिपि में अध्यापक के आदर्श लेख या मुद्रित पुस्तिकाओं के आदर्श लेख या अनुकरण किया जाता है, परंतु प्रतिलिपि में पाठ्य पुस्तक या पत्र पत्रिका किसी अंश का अनुकरण किया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रतिलिपि क्या होती है, उसमें तो क्या होता है कि वाक्य वो लिख देता है और बच्चा सेम उसी तरह का लिखता है। लेकिन यहाँ पर साथियों जो प्रतिलेख होता है, प्रतिलेख में क्या होता है, उसमें दिया होता है छपा छपाया और फिर उसको लिख देता है। तो अनुलिपि में अक्सर उतने बड़े बनाने होते हैं जितने कि अध्यापक ने बनाए। अनुलिपि मतलब उसका अनुकरण करना। जैसे मान लो मैंने अ लिखा तो बालक यहाँ पर अ वैसा का वैसा ही लिखेगा, तो ये अनुलिपि होता है, ठीक है ना। और अनुलिपि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में प्रतिलिपि क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब प्रतिलिपि के लाभ क्या क्या है। बालकों का लेख सुंदर होना चाहिए। प्रतिलिपि का लाभ, क्योंकि बच्चा वैसा का वैसा लिख रहा है ना, तो जब बच्चा वैसा का वैसा लिख रहा है इसका मतलब उसका लेख क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके और भी लाभ हैं भैया, और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, देखो यहाँ पर और भी लाभ हैं बहुत सारे। उसके भाषा ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। उनका परिचय नए नए शब्दों तथा वाक्यों से होता है, इससे उनका शब्द भंडार तथा शुक्ति भंडार बढ़ जाता है। उनमें शुद्ध लिखने की आदत का विकास भी हो जाता है और शुद्ध लिखने की आदत का विकास भी उनके अंदर हो जाता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब अगली क्लास में प्रतिलिपि के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहे। शिक्षण विधियों की क्लासेस कंटिन्यू आपके पास पहुंच रही है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।